नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की कहानी में। और आज की कहानी का शीर्षक है सौतन, जो बहुत ही रोचक और हृदय स्पर्शी कहानी है। तो कहानी में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अविनाश को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली थी, इसलिए हम शादी में सिर्फ 2 दिन पहले ही पहुंचे। ऑटो से उतरते ही कई जोड़ी आंखें हमारी ओर उठ गईं। उन आंखों में हमें खासकर मुझे देखकर आपस में खुसर फुसर शुरू कर दी। अविनाश जब सामने से आते हुए वृद्ध दंपत्ति के पैर छूने के लिए झुके तो मैं समझ गई कि वही वंदना के नाना नानी हैं। मैंने भी झुककर प्रणाम किया तो वे सकपका गए। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं इस शादी में आऊँगी, पर मैं समझ सकती थी कि वंदन को देखने के लिए उनकी आंखें तरस रही थी। तभी तो वंदन को पल भर भी मेरी गोद में रहने न दिया। मम्मी तो वंदन को गले लगाए रोए जा रही थी। बस के लंबे सफ़र के कारण बहुत थकान लग रही थी। धीरज हमारा सामान स्वयं उठाकर अविनाश को ऊपर वाले कमरे में ले गया। अविनाश तो चले गए, पर मैं अकेली रह गई। सब लोग वंदन को खिलाने, कम और वंदना से उसकी तुलना करने में ज़्यादा व्यस्त थे। मैं एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। पापा ने शायद मेरी स्थिति भांप ली, इसलिए मेरे पास आकर बोले, अविनाश और कमरा ऊपर है, थक गई होगी, ऊपर जाकर जरा कमर सीधी कर लो। पर वंदन, वो भी तो थका हुआ है और भूखा है, मैं इसे साथ ले जाऊं? सवाल पूछते हुए मैं डर रही थी। कुल जमा 2 दिन के लिए तो आया है हमारा नाती, फिर तो हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगा। जरा 2 घड़ी भी जी भर के देख लेने दो, मम्मी ने पीछे से आकर कहा। तो मैं चुपचाप सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। कमरे में गई तो अविनाश कपड़े बदल कर लेटे हुए थे। आंखें बंद थी, इसलिए समझ नहीं आ रहा था सो गए हैं या सिर्फ आंखें बंद करके थकान मिटा रहे हैं। समझते भी कैसे? शादी के बाद से हमारे बीच एक दीवार से खिंची हुई है। मैं जितना इसे तोड़ने की कोशिश करती हूँ, ये उतनी ही ऊंची हो जाती है। मैंने धीरे से अटैची खोली, कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई। नहाने के बाद काफ़ी फ्रेश लग रही थी। थकान मिटाने के उद्देश्य से मैं भी अविनाश के बगल में जाकर लेट गई। मैंने आंख बंद कर ली। मुझे आज भी वह दिन अच्छे से याद है जब अविनाश का रिश्ता मेरे लिए आया तो मेरे कुंवारे मन द्वारा संजोए सारे सपने बिखर कर रह गए। पर अपने शराबी पिता की स्थिति और सौतेली माँ के दबाव के चलते एक बच्चे के बाप अविनाश से विवाह करने को तैयार हो गई। मेरी सहेलियों को जैसे ही मेरी सगाई का पता चला, बधाई देने चली आई। शर्म के मारे मैंने उन्हें वंदन के बारे में नहीं बताया, लेकिन अपनी सबसे करीबी सहेली नीलम के सामने दिल का दर्द आंसुओं के रास्ते बाहर आ गया। देख अन्नू, मैं जानती हूँ तू इस शादी से खुश नहीं है, लेकिन मैं ये भी दावे के साथ कह सकती हूँ कि तू अपने स्वभाव के बूते पर सबका दिल जीत लेगी। उस घर की हर चीज़ में वंदना की आत्मा बसी है, इसलिए उसे मिटाने की कोशिश भूल कर भी नहीं करना, बल्कि अपने स्वभाव की खुशबू से उसकी आत्मा को जिंदा रखने का प्रयास करना। नीलम के कहे शब्दों को याद रखकर और मायके की कड़वी यादों को भुलाकर मैं रात्रि में फूलों के सेज पर बैठी अविनाश का इंतजार कर रही थी। तब बड़ी ननद से वंदन संभाले नहीं संभल रहा था। मैंने वंदन को अपने पास बुला लिया। अनु, मैंने तुमसे विवाह सिर्फ वंदन के कारण किया है। वंदन की माँ, अगर वह भी तुम बन सकी तो, जिसकी हैसियत रखती हो। इसके अलावा मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखना। इतना कहकर अविनाश पलटकर सो गए। मैं स्तब्ध रह गई। दिमाग में द्वंद्व चलने लगा। एक तरफ नीलम के कहे शब्द मुझे मेरा कर्तव्य याद दिला रहे थे, तो दूसरी तरफ मन विद्रोह करने को तैयार था। मेरी क्या गलती थी? अविनाश और वंदन की नज़रों में भले ही मैं वंदना के कर्तव्य पूरा करने के लिए लाई गई थी, पर मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं नहीं चाहती थी कि जो सौतेलेपन का दंश बचपन से लेकर अब तक झेला है वो वंदन के हिस्से में आए। लेकिन मेरी इस निश्चल ममता को भी शक के कटघरे में खड़ा कर दिया गया। पड़ोस वाली राधा चाची अम्मा को बार बार समझा देती, मुझे ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम ठीक नहीं लगता। देखना, एक बार खुद के बच्चे हो जाएंगे तो वंदन को एक तरफ कर देगी। ये सब तो दिखावा है, दिखावा। ये सुनकर मन कसैला हो गया। अम्मा के मन में डर बैठ गया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अविनाश ने मुझे छुआ भी नहीं है। पर मैंने उन्हें कह दिया कि इस घर का वारिस सिर्फ वंदन ही रहेगा। तब जाकर अम्मा को तसल्ली मिली। मेरे इस वाक्य ने मुझे अम्मा के दिल में जगह दे दी। फिर अम्मा ने मुझे विस्तार से वंदना और अविनाश के प्रेम प्रसंग से लेकर विवाह की बातें बताई। वंदना अविनाश के सबसे गहरे दोस्त धीरज की बहन थी, इसलिए शादी में कोई खास दिक्कत नहीं आई। वंदना और अविनाश की शादी के बाद भी धीरज और अविनाश में जीजा साले से अधिक दोस्ती का रिश्ता था। वंदना और अविनाश की शादी के बाद भी धीरज और अविनाश में जीजा साले से अधिक दोस्ती का रिश्ता था। वंदना धीरज की इकलौती बहन थी। उन्हीं से मुझे पता चला कि अगले महीने धीरज का विवाह है और अविनाश उसमें शरीक होने अकेले ही जा रहे हैं। ये सब सुनकर मैं सोचने पर मजबूर हो गई। मैं अपने दुख को इतना बड़ा समझ बैठी कि वंदना के परिवार वालों को भूल ही गई।
वंदन भी तो आखिर धीरज का भांजा है, उसकी निशानी वंदन तो है ना। उनका मन नहीं करता होगा वंदन से मिलने का? जरूर करता होगा। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण वंदन अपने नाना नानी से मिलने से वंचित रहे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण वंदन अपने नाना नानी से मिलने से वंचित रहे। इसलिए मैंने भी शादी में जाने का निश्चय कर लिया। जब मैंने अविनाश को इस फैसले के बारे में बताया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन अगर वहाँ तुमसे कोई किसी ने कुछ कह दिया तो उसका जवाबदार मैं नहीं रहूँगा, उसकी जवाबदेही मेरी नहीं होगी। ये सुनने के बाद भी मैंने शादी में जाने के फैसले को नहीं बदला। सब बातें याद करते कब झपकी लग गई पता ही नहीं चला। आँख खोली तो देखा अविनाश बिस्तर पर नहीं है। आज संगीत का कार्यक्रम है। मैं फटाफट तैयार होकर नीचे आ गई। मेरी निगाहें वंदन को खोजने लगी। वंदन नए कपड़े पहनकर और तैयार होकर अपनी नानी की गोद में खेल रहा था। थकान के कारण झपकी लग गई थी। इसने कुछ खाया? मैंने हंसते हुए पूछा। खाया? अरे भूख के मारे कितना रोया। मैंने बोतल से दूध पिलाकर सुला दिया था। बस आधे घंटे पहले उठा है। तुम्हें तो बच्चे का जरा होश नहीं है। हमारे सामने ये हाल है तो घर में क्या होता होगा। जब वे पैदा हुआ था तो वंदना इसे आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। मम्मी ने ताना मारा। मैं वहाँ से उठकर दूसरी महिलाओं के साथ बैठ गई। धीरज भी वहीं खड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा। वंदन अपने नाना की गोद में खूब थिरका। धीरज मुझे कनखियों से देख रहा था, पर नज़रें मिलते ही वो मुंह फेर लेता। 2 दिन तक वंदन मेरे पास कम और नाना नानी की गोद में ज़्यादा खेला। सेहरा बांधे और घोड़ी पर चढ़ा धीरज किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। सेहरा बांधते वक्त वंदना की याद में उसकी आंखें नम भी हो गई थी। मैं जानबूझकर उसके सामने नहीं आई। मैं नहीं चाहती थी कि मुझे देखकर नफरत से ये नमी सूख जाए। फेरों के बाद वर-वधू पैर छू रहे थे। मम्मी व्यस्त थी, इसलिए मैं वंदन को गोद में उठाकर थपकी देकर सुला रही थी। आशीर्वाद नहीं दोगी दीदी? आवाज़ सुनकर पलटी तो देखा धीरज और उसकी दुल्हन मेरे सामने खड़े थे। दोनों ने झुककर मेरे पैर छुए। खुशी के मारे आशीर्वाद के शब्द जबान में ही चिपक गए। दीदी, मैं ये तो नहीं जानता कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैंने हमेशा आप में वंदना दीदी की झलक देखी है। वंदन को जो आपने प्यार दिया है वो अमूल्य है। जब वंदना दीदी की मृत्यु हुई थी तब मैंने सोचा था कि अब वंदन पर हमारा हक खत्म हुआ। आप तो महान हैं दीदी, जो आपने अपनी पति की पहली पत्नी के परिवार को इतना सम्मान दिया। अगर आपकी जगह कोई और लड़की होती तो ससुराल में पहला कदम रखते ही अपनी सौत के वजूद मिटाने में जुट जाती, लेकिन आपने उसके अदृश्य अस्तित्व को स्वीकार किया है। सबकी नज़रों में भले ही ये कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन आपने सारे कुंवारे सपने तोड़े होंगे, फिर भी आपने टूटे सपनों के कांच से अपने वर्तमान को जख्मी नहीं होने दिया। धीरज ने मेरा हाथ अपने हाथ में थाम कर ये शब्द कहे तो मैं सचमुच बिलक बिलक कर रो पड़ी। मम्मी पापा अविनाश और बाकी लोग जड़वत खड़े इस दृश्य को देख रहे थे। मैंने धीरज को गले लगा लिया। सबकी आंखें नम हो गई। दुल्हन को गृह प्रवेश करवाकर और बाकी रस्मों को निपटाते हुए रात के 2 बज गए। वंदन भी जल्दी से सो गया था। कपड़े बदलकर मैं भी लेट गई। हमेशा की तरह अविनाश ने आंखें बंद कर ली। अचानक मुझे अपने हाथ पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। अविनाश ने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा और हौले से दबा दिया। बिना कुछ कहे मैं सब कुछ समझ गई और अविनाश के सीने पर अपना सर रख दिया। ऐसा लग रहा था मानो प्यासे रेगिस्तान में बारिश की बूंद पड़ रही हो। अविनाश ने अपनी बाहों के घेरे को और मजबूत से कस लिया। मैंने भी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश नहीं की और आंखें बंद कर ली, लेकिन इस बार मेरे मन में भविष्य के प्रति संशय भरे विचार की जगह एक सुखद जीवन का सपना तैर रहा था। तो दोस्तों, यहाँ कहानी ख़त्म होती है और यह कहानी की लेखिका थी शिप्रा वीज जी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में।